नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। इसी के साथ बुलेटिन का करते हैं आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 170 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। बता दें कि 11 विभागों में 165 सहायक अभियंताओं और ऑडिट विभाग में 5 कनिष्ठ सहायकों की नियुक्ति दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिस भी क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिल रहा है वे कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भाव से जनसेवा करेंगे। उन्होंने कहा, आज नियुक्ति देने का मुख्य उद्देश्य है कि सभी अभ्यर्थियों को चयन वर्ष का लाभ प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों को श्रेणी मिलाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की कि अपने में क्षेत्र में बेहतर काम कर उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाएं। अल्मोड़ा विकास भवन सभागार में इस वर्ष की जिला योजना का 74.75 करोड़ का बजट प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने अनुमोदित किया। जिला योजना की बैठक में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू बिष्ट, विधायक और जिला योजना के सदस्य सहित जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सदस्यों ने पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा की समस्याओं को लेकर हंगामा किया और मंत्री से शिकायत दर्ज की, जिस पर प्रभारी मंत्री ने त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए और कहा कि जनप्रतिनिधियों की डिमांड पर 8% बजट बढ़ाया गया है ताकि योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को मिल सके और मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन के तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। क्रोनिक जोन पर पैनी नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। 74 करोड़ 75 लाख रुपए की योजनाओं का आज हमने अनुमोदन किया है। ये पिछली बार सब लोगों की डिमांड थी, हमारे विधायकों की भी, माननीय सांसद के भी, पार्टी के लोगों की भी और डीपीसी मेंबरों की भी, कि साहब हमारा बजट बढ़ाया जाए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने 8% यहाँ का बजट इस बार बढ़ाया है। और आज सभी विभागों का हमने जो भी डिमांड थी, हमारे डीपीसी मेंबरों की, हमारे ब्लॉक प्रमुखों की, प्रधान लोगों की, क्षेत्र की जनता की, जनप्रतिनिधियों की, विधायकों की, वो सब की आज यहाँ पे प्रस्ताव रखे गए और सभी प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। मैं कह सकता हूँ कि हमारी 5 प्राथमिकताएं हैं राज्य सरकार की। एक तो हर गरीब को घर देने का टारगेट जो प्रधानमंत्री जी का है वो इस बार हम पूरा कर देंगे। इस साल हम हर घर को पानी देने का भी टारगेट जो है उसको पूरा करने जा रहे हैं। एक हर घर को शौचालय देने का जो टारगेट है वो भी पूरा हो रहा है। एक हर स्कूल में पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और बिजली का कनेक्शन, ये भी हम दे रहे हैं। और दूसरा, आपदा की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए कहाँ कहाँ की रोडों में दिक्कत आ सकती है, जो पिछला अनुभव है उसके लिए भी आज पूरी चर्चा की गई है। कहीं अगर पानी की दिक्कत होगी तो 1-2 नए टैंकर खरीदने की भी बात हो गई है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि हमारा जो अल्मोड़ा ज़िला है यहाँ की विकास की गति और तेज़ पकड़ेगी। और आज जिला योजना का जो परिव्यय है वो हमने पास कर दिया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को लापरवाही पर सख्ती दिखाई। बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क के लिए नियमावली बनाने के निर्देश दिए गए थे, जिनका विभाग द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। इस पर विभागीय मंत्री ने नाराजगी जताते हुए यथाशीघ्र नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। महिला सशक्तिकरण मंत्री ने कहा कि विभाग में 5000 सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया संचालित की जानी है, जिसके लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन करने हेतु समस्त जिले में रिक्त पद भरने की कार्रवाई एक साथ पूर्ण की जाए। मंत्री द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं कि आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग से 1 सप्ताह में सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए।
उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित है उनको शिफ्ट करने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारियों से विकल्प मांग ली जाए। कल्याण कोष में ₹1 पर बॉटल अतिरिक्त शुल्क जो है डिपार्टमेंट को मिलना तय हुआ था और महिला कल्याण कोष का निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उद्देश्य के साथ में किया था कि हमारी ऐसी महिलाएं जो कि बहुत ज़रूरतमंद है, ऐसी महिलाएं जो हो सकता है किन्हीं योजनाओं का लाभ ना ले पाती हों, ऐसी महिलाएं जिनको कि आर्थिक रूप से हमें सहारा बनने की आवश्यकता हो, चाहे वो महिला हो, बालिका हो, तो उनके लिए कल्याण कोष का निर्माण किया जाए, जिसको लेकर विभाग में चूँकि आचार संहिता लगने से बहुत पहले कैबिनेट से ये मंजूर हो गया था और उसके बाद में आतिथि तक मतलब मेरी समीक्षा बैठक करने तक में भी उस कोष का निर्माण ना होना, इसकी नाराज़गी मैंने पूर्व बैठक में करी थी और मुझे लगता है मैंने उन्हें 30 जून तक का समय दिया है। तो अभी वो लोग इसको प्रयासरत में है कि शासन स्तर पर आखिरकार कहाँ किस स्तर पर दिक्कत आ रही है उसको परीक्षण कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो 30 जून तक का समय निर्धारित है तब तक वह कल्याण कोष की औपचारिकताएँ पूर्ण करेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य और सहकारी मंत्री धन सिंह रावत आज अल्मोड़ा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अल्मोड़ा सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय में सहकारी बैंक के अधिकारियों के एक साथ बैठक की, साथ ही अस्पतालों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहकारी विभाग आज 33% महिला आरक्षण पर देश का पहला राज्य बन गया है। किसानों के लिए भी सहकारी विभाग प्रदेश में किसानों को 1 लाख से 5 लाख तक ऋण दे रही है। इसके साथ ही अब उत्तराखंड की अर्ध सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों का भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 100 करोड़ बजट का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ 1500 नर्सिंग स्टाफ और 300 चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है। 2500 वार्ड बॉय को भी भर्ती की जा रही है। हम सबके प्रिय नेता, विश्वव्यापी नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार में काम करने का अवसर मुझे मिला है। मैं सौभाग्यवान हूँ कि मेरा अल्मोड़ा में जन्म हुआ। अपने इस संसदीय क्षेत्र पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत का मुझे नेतृत्व करने का मौका मेरे भाइयों ने, बहनों ने, आम जनमानस ने मुझे दिया है, परिवार वालों ने दिया है। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे मिली है। पिछले 10 वर्षों से जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का जो काम पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर एक दिख रहा है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उसको और आगे बढ़ाने का काम मैं और करूंगा। और इस काम का जो आने वाले समय के अंदर विजनरी सोच है नितिन गडकरी जी के माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हम उसको पूरा करेंगे। श्यामपुर से ऋषिकेश तक सड़क के किनारे बनाए गए नाले की सफाई में NH डोईवाला डिवीजन की भारी लापरवाही देखने को मिली है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस लापरवाही पर अधिकारियों को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने 5 जुलाई तक नाले की पूर्ण सफाई नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज श्यामपुर से ऋषिकेश तक सड़क के किनारे बने नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को नाला जगह जगह कचरा से भरा हुआ दिखाई दिया। ये नजारा देखने के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल NH के अधिकारियों से काफी खफा नजर आए। उन्होंने तीखे लहजे में अधिकारियों से सवाल जवाब किए, जिसका जवाब अधिकारी नहीं दे पाए। देखिए, आप जानते हैं जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ अनेकों बार मैं निरीक्षण कर चुका हूँ और जब भी, अभी तो मानसून की बात हम कर रहे हैं, बिना मानसून के ही मैंने इसका निरीक्षण किया है और शायद उसी का रिजल्ट है कि जो एक्शन यहाँ पे थे उनको हमने हटाने का भी काम किया था। ये लापरवाही का एक परिणाम उनको भी भुगतना पड़ा। आज भी हम लोग देख रहे हैं जब बारिश पड़ती है स्वाभाविक तौर पे लोगों के घरों में पानी घुसता है। उसका एकमात्र कारण ये भी होता है कि हमारे यहाँ जो नाले बने हैं, अब उन नालों को यदि हम प्रॉपर सफाई नहीं करेंगे और यदि ओवरफ्लो होगा तो लोगों के घरों में पानी घुसेगा। बहुत पहले मैंने जब एक तमाम प्रदेश के EOs की, MNAs की मीटिंग ली थी, तब भी मैंने बहुत निर्देशित साफ शब्दों में किया था कि आप सभी नालों को साफ कराइए। अधिकांश जगह हुए हैं। अब ये जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ NH का नाला है। हालांकि नगर निगम के हमारे कर्मचारियों ने इसमें सफाई की है, लेकिन उस तरह की सफाई की आवश्यकता है जो मैं देख रहा हूँ कि पूरे नाले भरे पड़े हैं। 4.5 फुट का डेप्थ है
तो लगभग 2.5 फुट पे आप देख पा रहे हैं, 2 फुट का लगभग मलबा जमा है। तो मैंने इनसे आज बड़े कड़े शब्दों में कहा कि तुरंत आप साफ कराइए, मानसून हमारे सिर पे है, इसके कारण हमें लॉस नहीं होना चाहिए, जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने मुझे कहा कि 5 तारीख तक अपने मैन पावर जेसीबी बढ़ा के इसको साफ करेंगे। खाली यहाँ ऋषिकेश की बात नहीं है, ऋषिकेश से लेकर श्यामपुर की बात मैं रास्ते में भी देख के आया हूँ। और नगर निगम को भी मैं कह रहा हूँ, इनके भी जितने नाली हैं, जितने इनके नाले हैं, जैसे इन्होंने बताया 10 इनके नाले हैं, बाकी नालियां हैं, उनको भी प्रॉपर सफाई चाहिए। क्योंकि इस बार जैसे गर्मी बढ़ी है तो ऐसा लगता है कि बारिश भी इस बार अच्छी स्थिति में आएगी, तो हमें उसके लिए पहले से तैयारी करनी है, अलर्ट रहना है। और अधिकारी को ये भी मैं कह रहा हूँ कि अपने फोन स्विच ऑन रखें, किसी का भी फोन आए, जनप्रतिनिधि का, सामान्य व्यक्ति का, तो तुरंत आप जैसे व्यक्ति का किसी का भी आए उसको तुरंत उठाएं और उसके निराकरण की तरफ वो काम करें। रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिपुर कला में नकली पनीर बनाने का गोदाम पकड़ा गया है। गोदाम से खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने 80 किलो नकली पनीर बनाने के लिए उपयोग में आने वाले 80 किलो अरारोट, 100 लीटर एसिटिक एसिड और 10 लीटर पॉम ऑयल बरामद किया है। पनीर और बरामद सभी सामग्री को नमूने लेने के बाद विभाग की टीम ने उसे नष्ट कर दिया। गोदाम को भी अग्रिम आदेश तक के लिए बंद करा दिया गया है। 5 प्रकार के नमूने खाद्य विभाग की टीम ने जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट मिलने पर गोदाम संचालक के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारी को और अधिक सशक्त किया है। सरकार के इस फैसले से वन पंचायत के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह मुकदमा दर्ज कर पाएंगे। वन पंचायत के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारियों में बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में करीब 1217 वन पंचायतें हैं। इनमें सुव्यवस्थित तरीके से कामकाज के लिए उत्तराखंड वन पंचायती नियमावली 2005 में बनाई गई थी। इसके बाद वर्ष 2012 में इसे संशोधित किया गया। अब इसे मार्च 2024 में पुनः संशोधित किया गया है। इसमें कुछ नई व्यवस्था लागू की गई है। वहीं अब वन पंचायत के सरपंच भी वन अधिकारी की तरह अवैध पातन, लकड़ी तस्करी और अवैध खनन आदि पर मुकदमा दर्ज कर पाएंगे। मुख्य रूप से जो उत्तराखंड के वन प्रबंधन के दृष्टिगत वन पंचायत यहाँ की बहुत ऐतिहासिक ऐसी संस्था है जहाँ पूरे विश्व में अपने आप में एक अनोखी संस्था है और सामुदायिक वानिकी के लिए जो है वो सर्व विश्व में जानी जाती है। 1930 से लेके ये संस्था यहाँ बनी है। उत्तराखंड में वर्तमान में 11,217 वन पंचायतें अवस्थित है और इनको और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुछ आवश्यकताएं थी, नियमावली बदलाव करने की आवश्यकता थी, जो सरकार ने उसको हम लोगों ने यहाँ चेंजेस किए हैं। इसी क्रम में जो वन पंचायत के सरपंच हैं उनको उनके अधिकारों से उनको परिपूर्ण किया गया है। उनको ऐसी पावर दी गई है जो इनकी वर्तमान में आवश्यकता थी, वो वनाधिकारी के रूप में उनको ट्रीट किया गया है। साथ ही में उनके वन क्षेत्र में जो वन पंचायत का क्षेत्र है वहाँ पे अगर किसी प्रकार का वन अपराध होता है जो मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसके लिए वो अपना जुर्माना भी दर्ज कर सकते हैं। कोई कूड़ा वन पंचायत क्षेत्र में करता है, कोई अतिक्रमण की कार्रवाई करता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के उनको अधिकार दिए गए हैं। साथ ही में जुर्माना भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी उनको अधिकार दिए गए हैं जिसके अंतर्गत जो वन उपज है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मुख्य रूप से आपके जो छोटे मोटे घास है या आपका झूला है, इनका रवन्ना भी वो काट सकते हैं। क्रैकडाउन के तहत थाना बनबसा एसओजी एएनटीएफ द्वारा बनबसा क्षेत्र से 840 ग्राम स्मैक और 2 मोटरसाइकिल सहित 4 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि इस वर्ष सबसे बड़ी मात्रा में ये स्मैक रिकवरी की गई है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत 85 लाख रुपए आंकी गई है। बीते दिन गुरुवार को जनपद चंपावत के थाना बनबसा क्षेत्र थानाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवाड़ और एसओजी प्रभारी मनीष खत्री के कुशल नेतृत्व में स्ट्रॉन्ग फॉर्म के पास नेशनल हाईवे पर 2 मोटरसाइकिल पर 4 अभियुक्तों को 840 ग्राम स्मैक परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया है। ड्रग फ्री देवभूमि के तहत जो हमारी एनडीपीएस के खिलाफ, नशे के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जनपद चंपावत की पुलिस की तरफ से जारी है। इसमें कल हमारी एसओजी की टीम तथा एएनटीएफ और थाना बनबसा की टीम
इनके ऑपरेशन के दौरान स्ट्रॉन्ग फार्म के पास नेशनल हाईवे पे बनबसा क्षेत्र में 4 तस्करों को पकड़ा गया। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फ़ोन के साथ साथ में 840 ग्राम स्मैक रिकवर हुई, जिसका बाज़ार मूल्य 84 लाख है। और इसमें जो 4 अभियुक्त पकड़े गए उनका नाम है मुकेश गोस्वामी, शिव ओम, रंजित और अनिल कुमार। ये चारों ही शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये शाहजहाँपुर से पीलीभीत, चंपावत, लोहाघाट तथा जो अन्य पर्वतीय जनपदों के तरफ और नेपाल की तरफ ये टनकपुर बनबसा क्षेत्र से इस रूट से होते हुए स्मैक को सप्लाई करने जा रहे थे। पर्ल एवेन्यू, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा राजस्व परिषद उत्तराखंड में संचालित कृषि संगणना योजना के अंतर्गत आनंद वर्धन, अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड, अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तराखंड, कृषि संगणना आयुक्त की अध्यक्षता में भारत सरकार के प्रतिनिधि जागृति गोयल, सहायक निर्देशक, भारत सरकार द्वारा कृषि गणना योजना के द्वितीय और तृतीय चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। कृषि संगणना के आंकड़ों को उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा विकास योजना, सामाजिक आर्थिक नीति निर्माण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थापना के लिए किया जाता है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में स्थित पंतनगर एयरपोर्ट पर कुछ समय पहले एक ईमेल आया जिसमें पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जैसे मैसेज दिए गए। जब पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की तब पता चला ये मैसेज राजस्थान से किसी ने वाईफाई इस्तेमाल कर मेल किया है। पुलिस की एक टीम को राजस्थान भेजा जा रहा है। इस ईमेल मैसेज में पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज आया था। मैसेज की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल हरकत में आई और बम निरोधक दस्ते एयरपोर्ट परिसर में गहरी तलाशी शुरू कर दी। जांच अभियान में पता चला, लेकिन उसके बावजूद भी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिल पाई। तब पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के नाम मामला दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई जैसे सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करके उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ देहरादून के गांधी पार्क के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौधरी ने बताया कि आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रव्यापी बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जिस प्रकार से दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है और उसमें न्यायपालिका ने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष करार दिया है, उसके पश्चात भी जिस प्रकार से बीजेपी षड्यंत्र करते दिख रही है, ये उसकी हताशा और निराशा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें डर है कि यदि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलते हैं तो आगामी दिल्ली का विधानसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखिए, आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रव्यापी केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। जिस प्रकार से दिल्ली का जो कथित शराब घोटाला है और जिसमें आप विगत लंबे समय से देख रहे हैं कि न्यायपालिका ने भी अरविंद केजरीवाल जी को निर्दोष घोषित कर दिया है, उसके पश्चात जिस प्रकार भाजपा का डर और हताशा और निराशा स्पष्ट दिख रही है कि अगर देश में भाजपा को किसी से डर लगता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। अगर रात को भी सपने में आज भाजपा के अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं कि यदि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए तो दिल्ली का आगामी विधानसभा चुनाव, हरियाणा का आगामी विधानसभा चुनाव उसी बहुमत से जीता जाएगा जैसे पहले जीता था। और आज ये विरोध प्रदर्शन जनता को जागरूक करने के लिए भी है और साथ में एक स्पष्ट संदेश देने के लिए भी है कि आपकी गीदड़ भपकियों से केजरीवाल डरने वाले नहीं है। केजरीवाल को आप जितना अंदर रखोगे, उत्तराखंड की जनता, पूरे भारत की जनता आज केजरीवाल जी के साथ खड़ी है और बड़े बहुमत से आगामी विधानसभा चुनाव हो या जो भी आगामी निकाय चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, ये तानाशाही का जवाब जनता देगी। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में युवती के आत्महत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल इसमें युवती की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर
युवती के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की थी और उसके शव को पंखे से लटका दिया था। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि जब युवती के शव की जांच की गई तो इसमें पुलिस को हत्या का शक हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि छानबीन में पता चला कि मृतका की मां के उनके पड़ोसी से कई सालों से अवैध संबंध थे और जब मृतका ने अपनी मां से इस संबंध में पिता को बताने के लिए बोला तो मां ने दुपट्टे से उसका गला घोंटकर मार डाला और शव को पंखे से लटकाकर आत्महत्या का रूप दे दिया। देखिए, ये परसों प्रातः जो हमारा चौकी बाजार है थाना पटेल नगर के, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि किसी घर में किसी युवती के द्वारा जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस जो है मौके पर पहुंची थी और मौका मुआयना किया गया था। तो वहाँ पर एक जो है डेड बॉडी पुलिस को मिली और जब जानकारी की गई तो परिजनों के द्वारा ये बताया गया कि इस लड़की ने पंखे से लटककर और चुन्नी लगाकर जो है आत्महत्या कर ली है। तो पुलिस के द्वारा जो है बॉडी को अपने कब्जे में लिया गया और बारीकी से जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तदुपरांत जब बॉडी को चेक किया गया, उसके निशान वगैरह देखे गए तो थोड़ा सा डाउट हुआ, पुलिस को डाउट हुआ कि ये संभवतः आत्महत्या हो भी सकती है या फिर और कोई भी जो है उसका स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकता है। तो इन तथ्यों को लेकर पुलिस के द्वारा आगे और जांच की गई, आसपास के लोगों से भी जानकारी की गई, जो परिजन थे मृतका के उनसे भी जानकारी की गई। तो जब जानकारी की गई और जो उनका बैकग्राउंड था, जो परिजनों का बैकग्राउंड था वो भी चेक किया गया तो जानकारी कुछ और निकल के आई। जो जानकारी सामने आई उससे ये पता चला कि जो मृतका ममता थी, जिनकी की उम्र तकरीबन 20 वर्ष के आसपास थी, उनकी माँ जिनका नाम की हरप्रीत था, उनके पड़ोस में ही कोई व्यक्ति नितिन गुसाई जो है उसका नाम था, वो रहने वाला, उनके साथ उनके कई वर्षों से जो अवैध संबंध थे और मृतका को जो है इन अवैध संबंधों के बारे में पता चल चुका था। मृतका के द्वारा अपनी माँ को समझाया भी गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है इस अवैध संबंधों पर रोक नहीं लगाई। तो जब मृतका के द्वारा अपनी माँ को बताया गया कि वो इस संबंध में अपने पिताजी को बता देगी, तो इसी के मद्देनज़र और लोक लाज के मारे या डर के मारे ये कहें, जो मृतका की माँ है उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो है परसों सुबह जो है मृतका को पहले चुन्नी से जो है उसका गला जो है वो घोटा गया और उसका उपरांत उसको आत्महत्या को रूप देने के लिए उसको पंखे से लटकाया गया। तो इस संबंध में जो है जो मृतका के पिताजी हैं उनकी ओर से FIR अंडर सेक्शन 302 वो कायम कर ली गई है और कल जो है मृतका की माँ मुलजिम जो है हरप्रीत और जो एक और उनका जो प्रेमी था नितिन गुसाई, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं की मांग पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक अरविंद पांडे के प्रयास के द्वारा स्टेडियम इंटर कॉलेज ऑडिटोरियम बन गया, परंतु आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इंडोर स्टेडियम में कुछ लोगों ने मंदिरा पीने का अड्डा बना लिया है। दरअसल सुबह बैडमिंटन खेलने कुछ युवा इंडोर स्टेडियम में पहुंचे। इंडोर स्टेडियम का हालत देखकर हक्का बक्का रह गए। देखता हूँ इन युवा साथियों को, भाइयों को, प्रतिदिन ये लोग सुबह आते हैं और प्रतिदिन का जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, यहाँ खेलते हैं। अच्छा लगता है कि जो इस समय समाज में एक नशा व्याप्त है, बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखा, शराब, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो नशा फैला हुआ है, इस नशे से दूर होए युवा और गेम की ओर आगे बढ़े। खेल का नशा इनमें हो, जज्बा हो, देश के लिए कुछ करने का नशा हो, परिवार के लिए कुछ करने का नशा हो, उद्देश्य यही था। और सुबह सुबह बैडमिंटन। और दूसरी बात है कि जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमारे कुर्सियां नहीं मिलती है कि हमारी कुर्सियां कहाँ गई है, बल्कि वो कुर्सियां इंडोर की नहीं है, वो कुर्सियां हम क्या कहते हैं बाहर से लेके आए हैं, मतलब टाउन एरिया का ही है, वो लेके यहाँ पे हम आए कि हमें बैठने की सुविधा मिले। तो वो कुर्सियां नहीं मिल रही थी तो हम कुर्सियां ढूंढने गए, तो ऊपर जाके देखे कि ये स्थिति है कि वहां पे दारू की बोतल है, बियर की बोतल है, मीट है, मछली है, सब है। और साथ में यहाँ देखिए बहुत प्रतीक्षा के बाद ये स्टेडियम का निर्माण हुआ है। क्षेत्र के जितने खेल प्रेमी हम लोग तो अब पुराने हो गए हैं, क्योंकि हम भी वर्षों से इसकी मांग करते आ रहे थे। हमारे भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि, पत्रकार, समाज सेवी, क्षेत्र के सभी लोग, क्योंकि खेल दिनेशपुर की एक जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है और काफ़ी लोकप्रिय है खेल, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। तो सभी की मांग थी कि एक मैदान यहाँ पे स्टेडियम का निर्माण हो। तो यहाँ पे हमारे जो है